नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये सवाल कोशिश मैं करूंगा कि आप लोगों ने खुद करना है, सही है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ और आप देखिएगा कितना मुश्किल है। अच्छा, इन अगले दो जो सवाल करवाऊंगा 2 से 3 मिनट में सॉल्व होने चाहिए, सही है। भाई बोलता है ऑन 31st ऑफ दिसंबर एक्स लिमिटेड स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूड द फॉलोइंग। कुछ चीजें उसने आपको इंक्लूड करके बताई है। अच्छा जी, बोलता है ऑर्डनरी शेयर कैपिटल $1 60,000, जनरल रिजर्व 13,000 और रिटेन अर्निंग्स 9,000। सवाल में प्रेफरेंस शेयर नहीं है, सवाल में प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है, एक चीज कम है ना। अच्छा जी, आगे बोलता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 इशूड 40,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच। तो इस सवाल में शेयर क्या हुए हैं, इशू हुए हैं। आप लोग क्या करें, आप लोग कुछ नहीं करें, आप लोग एक सॉसी बना ले अपने पास पहले तो। अच्छा, कितने कॉलम की सॉसी बनेगी, इसमें टोटल का कॉलम भी बना लीजिएगा। तो आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल यानी कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग और टोटल, 4 कॉलम बना लीजिए जल्दी से। सब लोग साथ साथ बनाएंगे, सब लोगों ने एक साथ सवाल को सॉल्व करना है। जब सवाल साथ में सॉल्व करोगे तो उससे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि हाँ भाई इसके अंदर ये चीज है, सही है। तो जल्दी से सॉसी बना लो, और सॉसी बनाने के बाद मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है? हाँ जी, है या नहीं है? है, क्या है? हाँ बेटा, ये 2002 की इंफॉर्मेशन है ना, 2002 का दिसंबर, और आपने सॉसी बनानी है 2003 की, सही है ना। तो ये जब भी गिवन होंगे ये ओपनिंग बैलेंसेस भी गिवन होते हैं वैसे भी, सही है, ओ लेवल्स की हद तक। लिख लिया ओपनिंग बैलेंसेस कितना है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का 60,000, जनरल रिजर्व का 13,000 और रिटेन अर्निंग्स का 9,000। क्या चीज? 82,000 टोटल, ठीक है। तो टोटल में 82,000 आप लिख लीजिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करा है, शेयर इशू करें, सही है, शेयर इशू करें। अच्छा, आपके सवाल में जो शेयर इशू होगा ना वो पार वैल्यू पे ही होगा, आपके सवाल के अंदर प्रीमियम नहीं होता, सही है। तो ये $1 का शेयर $1 का इशू होगा, आपके सवालों में प्रीमियम नहीं आता। प्रीमियम कब आएगा? अगले साल आएगा आपकी जिंदगी के अंदर, सही है। लेकिन आपको पता है एनीथिंग ओवर एंड अबव पार इज प्रीमियम। लेकिन इस बार आपका ये जो शेयर है ये कितने पे इशू हुआ है? $1 पे, और इसकी पार भी कितनी थी? तो देखो $1 थी, ये चेंज नहीं होगी आपके सवालों के अंदर। तो देयरफॉर आपने कितने शेयर इशू करे? 40,000। तो पैसा भी कितना आया होगा? तो लिखो इशू ऑफ शेयर्स और आगे ऑर्डिनरी शेयर के अंदर लिख दो 40,000 ऐड कर दो। कर दिया ऐड, हो गया। फिर क्या हुआ? बोलता है पेड, सुनिएगा अगली बात, पेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 4,000 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अब क्या हो रहा है, एक फाइनल डिविडेंड पे कर रहे हो पिछले साल वाला। पिछले साल का डिविडेंड इस साल पे होता है, इस साल का डिविडेंड आने वाले साल में पे होता है, जो फाइनल डिविडेंड होता है ऐसे ही होता था, तो इसको पे कर दो। ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड, सही है, कितना? 4,000, आपने ये पे कर दिया। पिछले साल का प्रेफरेंस पिछले साल ही पे हो जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस से ज्यादा थोड़ी लोगे तुम। वो तो इस केस में होता है कि आपकी कंपनी ने प्रॉफिट ही ना किया हो ना। ऑर्डिनरी का पिछले साल का पे होता है इस साल, सही है। और प्रेफरेंस का जिस साल का डिविडेंड होता है वो उसी साल पे कर दिया जाता है, सही है। प्रेफरेंस को आगे नहीं बढ़ाया जाता, प्रेफरेंस को कभी भी प्रपोज नहीं किया जाता, प्रेफरेंस को डायरेक्टली पे कर दिया जाता है, क्योंकि उनका एक फिक्स रेट होता है ना, वो एजीएम में आते हैं, तो उनको प्रपोज किसको करोगे? बैठे पे थोड़ी होंगे बात। किसका? फिर से बोलो। जो डिविडेंड्स बच जाते हैं, देखो हमारे सवाल के अंदर तो जितने भी होते हैं वो सारे पे हो चुके होते हैं, कोई भी रिमेनिंग नहीं रहेगा आपके सवाल के अंदर कि पिछले साल कुछ रह गया था तो अगले साल पे करोगे। अगर रह गया था ना तो भी पे नहीं करोगे, क्योंकि ये जितने भी प्रेफरेंस शेयर तुम्हें सवाल में दिए हुए हैं ना ये सारे नॉन रिडीमेबल होते हैं, सही। तो नॉन रिडीमेबल को तो नहीं पे करना, क्लियर, सही है। आपके सवालों में जितने भी होंगे और एएस में जितने भी होंगे वो सारे नॉन रिडीमेबल होते हैं, A2 में आके रिडीमेबल प्रेफरेंस की वर्किंग स्टार्ट होती है, सही। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो आगे बोलता है पेड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.10, सही है। अब ये इसने क्या दिया हुआ है? डिविडेंड पर शेयर। तो बोलता है हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बोलता है क्या?
paid an interim dividend of 0.10 per share on the shares held at the beginning of the year. जो साल के शुरू में सिर्फ शेयर्स मौजूद थे ना, उन्हीं पे डिविडेंड देना है। उनके अलावा जो इस साल आपने इशू करे हैं, अभी उनका डिविडेंड यहाँ पे नहीं देना। तो कितना डिविडेंड दोगे? 60,000। ये क्या है? अमाउंट है। ये क्या है? 60,000 अमाउंट है। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? नंबर ऑफ शेयर। कैसे निकालोगे? अमाउंट डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। जब $1 हो ना, तब सवाल सीधा है। तो बच्चा क्या करता है? हमेशा वो अमाउंट लेके सवाल सॉल्व करना शुरू कर देता है। किसी दिन $0.58 दे देता है एग्जामिनर, रुल गया बच्चा उसे। तो हमेशा से आदत डाल दो कि आपने अमाउंट निकालनी है। इस बार अमाउंट 6 लाख की आएगी, मैं मानता हूँ। तो सॉरी 6 लाख नहीं थी, 60,000 थी सबसे पहले ना। तो 60,000 की ये अमाउंट भी आएगी। ठीक हो गई बात। अब इसके ऊपर कितना डिविडेंड देना है? 0.1। तो कितना आ रहा है? 6,000। ठीक है। डेसिमल के बाद वैल्यूज को हम पढ़ते हैं सेपरेट करके। 10। सही हो गया? क्लियर? आगे बढ़े। चलो आगे देखो। तो ये डिविडेंड रिकॉर्ड कर लो। पेड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड $6,000 रिटेन अर्निंग में रिकॉर्ड कर लो अपने पास। सब लोग रिकॉर्ड करें। सब रिकॉर्ड करेंगे एक साथ। आगे प्रैक्टिस कर लिया रिकॉर्ड। उसके बाद क्या बोलता है? मेड अ प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट बाद में दिया हुआ है, चलो अब रिकॉर्ड कर लो। मेड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर। कोई लोन शोन तो था ही नहीं, तो यही नेट प्रॉफिट है। $28,000 का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लो। कर लिया। फिर उसके बाद आगे आ जाए तो एट 31 दिसंबर 2003 डायरेक्टर ट्रांसफर 10,000 टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में 10,000 ट्रांसफर कर दोगे। हाँ। और उसके बाद प्रोपोज्ड फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.20 रिकॉर्ड करोगे? नहीं करोगे? नहीं करेंगे। लेकिन इसकी अमाउंट तो कैलकुलेट करके बताओ कितनी बन रही है। अमाउंट, डिविडेंड की अमाउंट तो कैलकुलेट करके बताओ। अब फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड हाँ भाई, कितना? 3 सॉरी 20,000। 20,000 कैसे आया? बिल्कुल सही है। तो पहले आपके पास 60,000 के नंबर ऑफ शेयर्स थे। फिर आपने मजीद कितने शेयर्स इशू करे? 40,000। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए आपके पास? 1 लाख। 1 लाख शेयर पे 0.2 दे दो इनको। तो कितना आ रहा है? डिविडेंड आ गया। ठीक है। चलो भाई अब इसका आंसर देखते हैं। पहले ओपनिंग में आपने 60,000 लिखा, 13,000 लिखा, 9,000 लिखा, 82,000। ठीक है। फिर आपने शेयर इशू करे। तो शेयर कितने इशू करे? 40,000 के। फिर उसके बाद आप लोगों ने प्रॉफिट थोड़ा बाद में लिखा था, लेकिन जो आपने प्रॉफिट लिखा वो 28,000 का लिखा। देख ले, सही है। आगे फिर आपने डिविडेंड पे करा। जो फाइनल पे करा था वो 4,000 पे करा था। 4,000 करा था हमने। ये किसका पे हुआ था? 4,000 कहाँ पे हुआ था? ओके, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड, ये थर्ड लाइन में लिखा हुआ था उसने। ठीक है। उसके बाद डिविडेंड्स पेड इंटरिम आपने कितने पे करे थे? 6,000। ठीक है। फिर उसके बाद जर्नलिज्म में कितना ट्रांसफर करा? 10,000। और उसके बाद आपके क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। और प्रोपोज डिविडेंड को यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया। सवाल सॉल्व। क्लियर हो गई बात? सही है। अच्छा जी, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, ये आप घर पे अटेंड करेंगे। बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, उसी में वही डीपीएस वगैरह ही दिया हुआ है और कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आपको डीपीएस दिया हो या परसेंटेज दिया हो, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दैट्स सही है जी। अच्छा भाई, एक सवाल ट्राई करते हैं अगला। दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 को देखें तो जल्दी जल्दी से देखिएगा। सवाल अब बहुत आसान होते जाएंगे। जितना आप हमें करना था हम कर चुके। अब सवाल आसान। अब सवाल में कुछ नया नहीं आने वाला। अब सवाल वही रिपीट होते रहेंगे बार बार प्रैक्टिस के लिए। सही है जी। सबसे पहले बोलता है डब्ल्यू लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर इनका जो था वो 86,000 का था। दिख रहा है ना सबको? अच्छा जी, ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया हुआ है। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख है। कॉल्ड अप या इशूड शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं इसको, वो कितना है? वो भी 1 लाख की है। यानी कि जितनी इजाजत थी पूरे वो इशू कर चुके हैं। इंटरिम डिविडेंड्स पेड 3,000। जनरल रिजर्व इतना।
रिटेन प्रॉफिट्स 2014 यानी पिछले साल का 14,000 रुपए का। अच्छा जी, अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, जब हम सॉसी बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। सवाल में देखें सब लोग, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1 लाख का था, जनरल रिजर्व 20,000 का था, रिटेन अर्निंग ओपनिंग 14,000 का था और टोटल आ गया। अब आप लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है आपको, 86,000 रिकॉर्ड करने। अब देखो मैंने बोला था कि टोटल का कॉलम दिया हुआ हो तो उसको पढ़ते रहना, पूरी खुद से बनानी हो तो जरूरत नहीं है बनाने की, लेकिन अगर बना लोगे तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। सही है, काहिल बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि नहीं बनाना, जिनको सिर्फ बी चाहिए। 86,000 और 86,000, ठीक है बेटा। फिर आपने ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व में, कितना पैसा ट्रांसफर किया, आओ सवाल को आगे पढ़े। बोलता है डायरेक्टर हैव ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 50,000, ठीक है, तो रिकॉर्ड कर ले 50,000। कहां पे रिकॉर्ड करोगे, जनरल रिजर्व 50,000 रिकॉर्ड करोगे, कहां से माइनस करोगे, रिटेन प्रॉफिट में से, रिटेन अर्निंग में से 50,000 सॉरी जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएगा और वहां पे इन टोटलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी इक्विटी के ऊपर। सही है, एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में पैसा डाल लिया है तो मेरे पास है। हाँ जी, अच्छा जी, आगे आ जाए तो इंटरिम डिविडेंड्स। आप देखते हैं डिविडेंड्स के बारे में क्या बोला था इसने, इंटरिम डिविडेंड्स कितने पे करे इसने, 3,000 के, तो 3,000 रुपए के इंटरिम डिविडेंड्स रिकॉर्ड कर दें। कहाँ से, रिटेन अर्निंग से माइनस कर दें, टोटल से माइनस कर दें, और कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड के बारे में क्या बोलता है, पेड अ फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 0.15 पर शेयर, डीपीएस दिया हुआ है। अच्छा जी, इस बार भी सवाल के अंदर बचकाना हरकत, पार वैल्यू $1 है तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, जितनी पार वैल्यू होगी उतनी अमाउंट और उतना ही नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते। तो भाई कितना है, 1 लाख अमाउंट है डिवाइड बाय पार, पार कितनी है 1, तो कितना आएगा 1 लाख, 1 लाख पे कितना परसेंट, 0.15 लगाओ, 15,000, तो 15,000 का डिविडेंड पे कर दो भाई, ये आपकी सॉसी बन गई। फाइनल बैलेंसेस 1 लाख 20,000, क्या होगा, क्या चीज, किसका, हाँ सॉरी, चलो ये बाकी दो कर लो जरा, 18,000 और हाँ 188। अच्छा जी, अब वो आपसे क्या बोल रहा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट, कोई खास बात तो नहीं कर रहा, ये मार्क्स फेंकता है, बनवा लेगा, मैं बनवाऊंगा ना आपको तो वो भी बनवा लेगा। सही है, पूरी बैलेंस शीट में फर्क कहाँ आएगा बेटा, ये सोचो ना, एसेट लायबिलिटीज तो वही रहेंगे जो एक आम बिजनेस में होते हैं, कैपिटल के पोर्शन में फर्क आएगा, वो तो हर दफा हर सवाल में बनवा रहा हूँ तुम लोगों से। ये जो दिए हुए मनूज ने 5 मार्क्स, किस बात के 5 मार्क्स हैं, एक्सट्रैक्ट बनाने के, तो नहीं बना सकते, क्या क्या है सवाल में, ऑर्डिनरी शेयर, बल्कि इसमें तो प्रेफरेंस भी नहीं था ना, ऑर्डिनरी शेयर्स, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, ये 3 बातें लिखोगे। सही है, ये और ये, सही है, और इसके पास और तो सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था, और आप टोटल करके शो कर दोगे, वो आपको इसके साला 5 मार्क्स दे देगा। बात समझ, एक दफा चीज पढ़ना शुरू कर दोगे ना और वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अभी हम जितने क्वेश्चन आगे फर्दर मूव करेंगे तो आप बोलोगे यार पता नहीं दिमाग खराब करता है, पूछता है मेरा दिल नहीं चाह रहा पेपर देने का, मतलब ये कोई काम की बात थोड़ी कर रहा है मुझसे, काम की बात करता है A2 में आगे से, और कहीं काम की बात है, एएस में भी कोई काम की बात नहीं करता, एएस में भी बेवकूफाना बातें, बेवकूफाना मार्क्स, बस एएस में क्या हो जाता है, टाइम कम कर देता है तो बच्चे को जल्दी जल्दी पेपर करना पड़ रहा होता है, दैट्स, और कुछ भी नहीं। A2 लेवल की टाइप की चीजें अगर वो पीछे भी अच्छा पढ़ा है तो फिर बात समझ आती है। अच्छा जी, बोलता है भाई स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर, भाई ये क्या बात कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेफरेंस शेयर्स आर द पार्ट ऑफ इक्विटी वेयरएज डिवेंचर्स आर द पार्ट ऑफ डेट, उधार है आपका। सही है, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड सिर्फ तब दिया जाता है जब कंपनी प्रॉफिट करती है, लेकिन जो आपकी लायबिलिटी है, जो आपका लोन है, उसका जो इंटरेस्ट है, आप प्रॉफिट करो या ना करो पे तो करना है। हाँ मतलब यही बात है, सही है, लेकिन आप पूरी बात डिफरेंस उसने बोला है ना, 2 डिफरेंसेस तो 2 लाइनों के अंदर हम लिख सकते थे। सही है, बात समझ आएगी।
ये वाली बात अभी मैं नहीं करूंगा, ये वाली बात मैं आपसे आगे जाके करूंगा। लेकिन अगर वैसे ही तो बोलता है स्टेट 2 रीजंस व्हाई लार्ज कंपनीज प्रिपेयर देयर पब्लिश फाइनल अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएएस। भाई आईएएस क्या होता है? आईएएस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईएएसबी, सही है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वो क्या करते हैं? वो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि आपकी अकाउंटिंग इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर होनी चाहिए। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना है, एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, कब ओवरस्टेट नहीं करना है, कब डेप्रिसिएट करना है, कैसे डेप्रिसिएट करना है, मतलब ये तमाम चीजें जो है, ये तमाम बातें ये स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद होंगी। और उससे होता क्या है, फिर जितनी भी लार्ज कंपनीज होती हैं उन सबके जो पब्लिश अकाउंट्स होते हैं ना, वो सबके एक जैसे बनते हैं। ये जो आप अभी इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखते हो, ये आईएएस 1 है। इनकम स्टेटमेंट जो आपने बनाना सीखी है, ये आईएएस 1 है। यानी कि अब आपने जैसी इनकम स्टेटमेंट सीखी है, हर कंपनी वैसी इनकम स्टेटमेंट बनाएगी, क्योंकि हर बंदा जो अकाउंटेंट्स को सिखा रहा होगा वो यही सिखाएगा कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए ऐसे बनाया जाएगा, सही है। हम तो फिर भी इतना एनालाइज करके उस चीज को समझाते हैं कि फॉर्मेट कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता, और फिर पूरी चीज लॉजिकली समझाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बनाए लॉजिकली गए होते हैं, तो देयरफॉर हम समझा पाते हैं आसानी से। लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर सबके अकाउंट सेम होंगे। आसानी क्या हो जाती है? कंपेयर करना आसान है, शेयर होल्डर के लिए आसान है, ज्यादा से ज्यादा यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन होती है, और बहुत सारे फायदे होते हैं। फ्रॉड के चांसेस बहुत कम से कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी की अकाउंटिंग कर रहा है, कोई कुछ एसेट दिखा रहा है, कोई कुछ नहीं दिखा रहा है, कोई कुछ छुपा रहा है, ऐसा नहीं, सही है। तो सबका एहतसाब होता है। एहतसाब का मतलब जो आप लोग एक दिन करेंगे ऑडिट, सही। तो वो ऑडिटर जो होते हैं वो इन स्टैंडर्ड्स को ही देखते हैं कि ये फॉलो किए गए या नहीं किए, सही है। तो जो डायरेक्टर होते हैं ना कंपनी के, इनका काम होता है अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, इनकम स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना। खुद तो नहीं बनाता, बनवाता ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डायरेक्टर की है। और इसको चेक करना, इन अकाउंट्स को चेक करना जिम्मेदारी किसकी है? ऑडिटर्स की जिम्मेदारी है। जो ऑडिट फर्म्स होती हैं वो आपकी आती है और वो ऑडिट करती है। क्लियर? तो यहाँ पे इसमें ऐसी बातें करेंगे। अब ये एक फुल फ्लैश सवाल है जो कि अभी हम करने वाले हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं जब बहुत देर तक पढ़ा लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कंपनी अकाउंट्स का एक फुल फ्लैश सवाल करने जा रहे हैं। सवाल को देखिएगा। सबसे पहले बोलता है एसजीसी लिमिटेड इज अ ट्रेडिंग कंपनी। ये ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 30 अप्रैल। अच्छा जी, आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले इसने इन्वेंट्री दे दी, जिसका पुराना नाम स्टॉक होता था। तो जब ये पुराने से नए सवालों की तरफ जा रहा था, जब पुराने से नए स्टैंडर्ड पे जा रहा था, तो दोनों नाम लिख के दिया करता था, सही है, दोनों नाम। हालांकि हमें पता है स्टॉक पुराना नाम यूज होता था, अब हम इसको इन्वेंट्री कहते हैं, सही है जी। अच्छा जी, तो बोलता है एट 1 मई 2009, तो इनकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो कितने की थी? 48,500 की थी। फिर उसके बाद इसने आपको ये परचेजेस दी हुई है। जो यहाँ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है ना, इसको आप इग्नोर कर देंगे, ये रॉ मटेरियल को आप इग्नोर कर दें, और हम इसको नॉर्मल सवाल को देखते हैं। अच्छा जी, तो आपको परचेजेस दी हुई है सवाल के अंदर 178,000। फिर उसके बाद आपको परचेज रिटर्न्स दी हुई है 9,000 की। वही नॉर्मल जो जैसे देता है सवाल, वही इंफॉर्मेशन देगा, कोई बाहर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। जो पार्टनरशिप में, जो सोल ट्रेडर में, वही यहाँ पे भी आएगी। अच्छा जी, फिर कैरेज इनवर्ट्स। कैरेज इनवर्ट्स आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हो जाता है, आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ाता है। रेवेन्यू यानी कि सेल्स दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। फिर आपको ऑफिस सैलरीज दी हुई हैं, ठीक है। मैं अगर इधर लाइंस बना लूं तो मुझे आसानी होगी सवाल को दोबारा देखने में। ठीक हो गया? ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? फिर उसके बाद बोलता है आपको आगे कि आपके बिजनेस के अंदर कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एट कॉस्ट है। तो ये प्रॉपर्टी प्लांट की कॉस्ट, कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट, ऑफिस फिक्चर्स एंड फिटिंग्स की कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है इक्विपमेंट का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है फिक्चर्स एंड फिटिंग्स का, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको 9,000 के। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट 24,000 रुपए। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब आपका फाइनेंस करने का इंटरेस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब लोन नहीं होता, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है उसका इंटरेस्ट, उस जो अमाउंट आपने एक्वायर करी थी उसका इंटरेस्ट, फाइनेंस करने की कॉस्ट, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट जो कि आपने डिवेंचर लिया हुआ था, कितना इंटरेस्ट पे करा हुआ है आपने? 3,000। अभी हम देख लेंगे आगे जाके कि टोटल डिवेंचर था कितना इनका। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसने दे दिया आपको ऑथराइज एंड इशूड शेयर कैपिटल, यानी कि आपने इतने ऑथराइज थे और इतने इशू भी कर दिए। तो सबसे पहले बोलता है 1 लाख। ये 1 लाख क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ शेयर या अमाउंट ऑफ शेयर?
नंबर ऑफ शेयर $0.50 ऑर्डिनरी शेयर्स और उसकी अमाउंट आपके पास कितनी आई होगी 50,000। तो देखो आगे अमाउंट लिख दीजिए, ठीक है, बात समझ आ गई। तो अमाउंट भी गिवन है और नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन है। $2 लाख एक वाले प्रेफरेंस शेयर जिनका 8% डिविडेंड देना होता है 2 लाख, सही है। अच्छा जी, नॉन करंट लायबिलिटीज 12% डिवेंचर रीपेबल इन दिसंबर 2020। अच्छा जी, सवाल ये उठता है कि डिवेंचर आपने कितने का लिया हुआ है 50,000 का, 50,000 में कितना परसेंट देना है, तो 12% निकालो कितना होता है, कितना आ रहा है। और ऊपर फाइनेंस कॉस्ट कितनी लिखी हुई थी, फाइनेंस कॉस्ट 3,000। अब सवाल यह है कि 3,000 इनकम स्टेटमेंट में जाएगा या 6,000 इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, 3,000 या 6,000। रियल एक्सपेंस कितना है इस साल का 6,000। 6,000 पूरा इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। कितना अभी तक पे नहीं किया हुआ वो लायबिलिटी बन जाएगी, करंट लायबिलिटी, अदर पेबल्स वहां पे रिकॉर्ड कर लोगे, दैट्स इट, ठीक है। रियल एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होता है, इस साल का असल खर्चा कितना है यार वो रिकॉर्ड करो, ज्यादा दे दिया तो माइनस करके रिकॉर्ड करो, कम दिया हुआ है तो ऐड करके रिकॉर्ड करो, दैट्स इट। अच्छा जी, फिर जर्नलिज्म में पहले से कितना पैसा पड़ा हुआ था आपके पास 40,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन फर्स्ट में 1,300 रुपए, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट बना के दी हुई, इनकम स्टेटमेंट का पिछला प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, यानी कि पिछला कितना अमाउंट दिया हुआ है इन्होंने 1,300 रुपए। बेसिकली दिस इज योर ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स, ये आपकी क्या होती है, रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग होता है, क्योंकि वो आपको सवाल में देगा, सही है। तो पिछले साल का जो भी प्रॉफिट बचा था वो इस साल का ओपनिंग रिटेन अर्निंग बन जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिए हुए हैं 42 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको दिया हुआ है 1,500 रुपए का। ये 1,500 रुपए का जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ये किस साल का है, लास्ट ईयर का प्रोविजन होता है, किस साल का कैलकुलेट करके कंपेयर करोगे, इंक्रीज है या डिक्रीज है, ये आप पहले बहुत करते हुए आए हैं। ट्रेड पेबल्स आपको गिवन है और उसके बाद कैश एट बैंक डेबिट बैलेंस यानी कि पॉजिटिव बैलेंस गिवन है, सही है जी, यहाँ तक बात समझ आई। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं सवाल के अंदर। अब क्या बोलता है भाई, किसी भी इंफॉर्मेशन क्लोजिंग इन्वेंटरी दे दी, ठीक है जी, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी इनकम स्टेटमेंट में भी चली जाएगी और बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड होगी करंट एसेट के अंदर। फिर बोलता है एट 30 अप्रैल 2012 यानी कि क्लोजिंग की बात कर रहा है, ऑफिस एक्सपेंसेस 450 वर प्रीपेड। तो ये प्रीपेड 450 है तो ऑफिस एक्सपेंसेस में से 450 क्या कर दोगे माइनस, और ये 450 रिकॉर्ड कहाँ कर दोगे ले जाके बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस है। और फिर ऑफिस सैलरीज 1,800 वर अक्रूड, तो इस 1,800 को क्या कर दोगे ऑफिस सैलरीज में ऐड, और ये 1,800 रुपए अक्रूड है तो बैलेंस शीट में कहाँ रिकॉर्ड होगा करंट लायबिलिटीज के अंदर। अच्छा जी, फिर आगे वो आपसे बोलता है डेप्रिसिएशन, तो आप डेप्रिसिएशन अभी लगे हाथ में यही कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले बोलता है कंप्यूटर इक्विपमेंट 25% पर एनम यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग मतलब आरबीएम, आरबीएम का फॉर्मूला क्या होता है, नेट बुक वैल्यू इनटू रेट या कॉस्ट इनटू रेट, नेट बुक वैल्यू इनटू रेट। अब नेट बुक वैल्यू निकलती कैसे, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो आए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन। तो आए मुझे ये बताएं कि इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है। देखिए इक्विपमेंट कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इक्विपमेंट, और इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी है 28,000। तो पहले अगर मुझे नेट बुक वैल्यू निकालनी है तो इस नेट बुक वैल्यू को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर लूंगा तो कितना बचेगा 52,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 80,000 माइनस कॉस्ट माइनस पीएफडी कितना 28, कितना बचा 52,000 इज द नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू किस रेट पे कितना आ रहा है, तो 13,000 की डेप्रिसिएशन आ गई इसकी, कोई मसला नहीं। फिर आगे बोलता है ऑफिस फिक्चर्स एंड फिटिंग यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन कॉस्ट। हाँ जी, कॉस्ट पे क्या है, फॉर्मूला क्या होता है एसएनएम का, कॉस्ट इनटू रेट, तो कॉस्ट मालूम कर ले। फिक्चर एंड फिटिंग की कॉस्ट देखते हैं कितनी है, 40,000। 40,000 में कितना परसेंट 20%। तो आए यहाँ पे इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, 40,000 इंटू 20% कितना आ रहा है 8,000। और फिर यही इस साल की डेप्रिसिएशन पीएफडीज में ऐड होके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाती हैं। ये सारी बातें सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में सीख के आ चुके हैं, तो अब ये कंपनी बढ़ते हुए ये बातें मैं नहीं करूंगा, सही, ये नॉर्मल बातें ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे क्या बोलता है नंबर 4 एडजस्टमेंट में, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो हम लोग पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं कितने के। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं कितने के 40, ठीक है, नजर आ रहे हैं सबको 42,000 के। तो भाई इन 42,000 को क्या करना है, कितना परसेंट लगा देना है इस पे 5%। तो 42,000 मल्टीप्लाई बाय 5% कितना आ रहा है 2100। क्या ये 2100 मेरा करंट ईयर का प्रोविजन आ गया,
अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, लास्ट ईयर के प्रोविजन को करंट ईयर के प्रोविजन से कंपेयर कर लूंगा, सिंपल। तो लास्ट ईयर का प्रोविजन मुझे कितना गिवन है, देखो यहाँ पे सवाल में कितना गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है वो लास्ट ईयर का होता है, इस साल का आप कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट ईयर वाज 1500, इस साल कितना आया, तो बढ़ गया या कम हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, 100 का कितना 600, 600 का इंक्रीज हो गया। तो ये इंक्रीज है तो एक्सपेंस है, और अगर कम हो जाता तो इनकम बन जाती। सही है जी, ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, इसके अंदर क्या करना है हमें आगे। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है, डायरेक्टर की कुछ पॉलिसीज है, पॉलिसीज पढ़ते हैं। बोलता है ऑन 30 अप्रैल द डायरेक्टर ऑफ एसजीसी लिमिटेड ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व। कोई बड़ी बात 100 के अंदर रिकॉर्ड करना, हाँ या छोटी बात, छोटी बात। पेड ऑफ फुल डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को उनका पूरा डिविडेंड दे देना, कोई बड़ी बात। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई प्रेफरेंस शेयर है कितने, तो आप क्या बोलोगे, सर सवाल के अंदर देख लें कि आपको प्रेफरेंस शेयर जो दिए हुए थे वो आपको दिए हुए हैं 2 लाख के। हाँ जी, और कितना परसेंट है 2 लाख का, 8%। तो 2 लाख का 8% कितना बनता है, 16,000। ये 16,000 का डिविडेंड आ गया, 100 में रिकॉर्ड कर दोगे। कोई मुश्किल बात कर रहा है अभी तक एग्जामिनर, नहीं कर रहा, आगे आ जाओ। आगे वो बोलता है आपसे पेड एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 0.10 पर शेयर, टीपीएस दिया हुआ है, तो पहले जरूरत किसकी होगी तुम्हें, नंबर ऑफ शेयर्स की। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, आओ यहाँ पे देखो, तो तुम्हारा जो ऑर्डिनरी शेयर था वो था कितने का, 0.5 का। अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, 50,000। इस बार उसने आपको ऑर्डिनरी शेयर का नंबर पहले से दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हैं, 1 लाख। हर एक शेयर पे कितना डिविडेंड देने का वादा किया, 0.1 का। तो 1 लाख का 0.1 कितना होता है, तो 10,000 का डिविडेंड इसको देगा। भाई कितना मुश्किल है सवाल, ये बन गई। अगर मैं आपको अभी भी दे दूं ना सवाल करना, तो शायद थोड़ी मेहनत करके आप इस सवाल को बैलेंस खुद भी कर सकते हो। सही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं बड़ा हूं तो मुझे पहले करना पड़ेगा। तो आ जाए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलो जी, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सेल, अब वैल्यूज आपने सवाल में देख के मुझे बतानी है, मैं बार बार पीछे नहीं पढ़ लूंगा पेज को। सही है, तो भाई सेल्स मुझे सबसे पहले रेवेन्यू सेल्स बता दो कितनी है। अच्छा, कोई सेल रिटर्न है, नहीं है, तो डायरेक्टली 370,000 लिख लो यहाँ पे। फिर आप क्या करेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब तेज तेज करवाना ये सवाल, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती है बनाने। सही है जी, सबसे पहले आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की दी हुई है, 48,500। फिर उसके बाद परचेजेस गिवन है कितने की, 178,000। परचेज रिटर्न भी गिवन थी सवाल में, तो रिकॉर्ड कर लें, लेस परचेज रिटर्न कितने की, 9,000। फिर उसके बाद कैरेज इनवर्ट्स दिया हुआ था, ऐड कर देंगे उसको, ऐड कैरेज इनवर्ट्स कितने का था, 16,500। ये 9,000 लेस हो जाएगा और ये 16,500 ऐड हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, 57,000। ठीक है जी, लेस करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लें, तेज तेज कैलकुलेटर चलाएंगे और जल्दी जल्दी कैलकुलेट। 177,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल्स में से माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट पता लग जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 193। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद फिर कोई सवाल में अदर इनकम्स थी, कोई सवाल के अंदर अदर इनकम्स थी, देखे, कोई डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कुछ ऐसा था सवाल में, नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे, लेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किनको कहते हैं, वो एक्सपेंसेस जिसके अंदर इंटरेस्ट और एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। अब हमें आदत बन चुकी है, तो हम पहले कैश और फिर नॉन कैश लिख लेंगे, या पहले नॉन कैश और फिर कैश लिख लेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंसेस पता है दोनों के। सही है, तो पहले कैश एक्सपेंसेस देखना शुरू करें, ट्रायल बैलेंस से पता लगता रहेंगे। सबसे पहले कौन सा है, ऑफिस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑफिस।
एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस की ट्रायल बैलेंस की वैल्यू बताएं। 19750। कोई अक्रूड या प्रीपेड? प्रीपेड था कितना? 450। तो यहाँ कैलकुलेशन करके शो करना लाजमी होती है। और याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें पेपर में, जितनी कैलकुलेशन सॉल्व करते हुए दिखाएंगे, उतने ज्यादा मार्क्स के चांसेस हैं। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि ऑफिस एक्सपेंसेस के 2 मार्क्स दिए हुए होंगे, तो वो 1 मार्क कैलकुलेशन का है और दूसरा मार्क उसको रिकॉर्ड करने का होता है। तो मैक्सिमम जितनी कैलकुलेशन दिखाओगे उतनी अच्छी बात होगी। ये मत करना, वर्किंग वहां भी कर लो अपने लिए, लेकिन यहाँ करना लाजमी। दिखाओ दिखाओ, एग्जामिनर को दिखाओ कि भाई मुझे आता है। तो जो पूछ रहा है कुछ अगले साल कुछ मुश्किल पूछ बच्चों से, ये कुछ नहीं है। सही है, बात समझ आई? 19,300। उसके बाद फिर अगला एक्सपेंस बताएं। ऑफिस सैलरीज का भी कुछ अक्रूड था। ट्रायल बैलेंस की वैल्यू बताएं पहले। 59 प्लस कितना हो गया टोटल? ठीक हो गई बात। और कोई कैश एक्सपेंस? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताइए। कितना? और बताओ, कोई अक्रूड प्रीपेड है उसका? ₹24,000। और बताओ, और क्या है सवाल में? एक्सपेंस देखते रहो ना सवाल को, और एक्सपेंस बताते रहो। अब नॉन कैश है तो नॉन कैश के अंदर पहले डेप्रिसिएशन पे आ जाते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले किसकी लिख रहे हैं हम? ऑफिस फिक्चर्स की बता दें। हाँ भाई, कितनी निकाली थी हमने ऑफिस फिक्चर्स की? ऑफिस ऑफिस फिक्चर्स की पहले लिखवा रहे हो, 8,000 निकाली थी हमने। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड करने 8,000। फिर उसके बाद क्या था? कंप्यूटर इक्विपमेंट, वो कितनी थी? कंप्यूटर इक्विपमेंट कितनी थी? 13,000। और बताएं। प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन कितना? 600। और बताएं। 600। ओके। और कोई एक्सपेंस नहीं है? वो तो अलग है, उसके अलावा और कोई नहीं है। चलो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल निकाल लो। 135800 माइनस कर दो इसको ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 57। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट। कॉस्ट वो कितनी आ जाएगी? 6,000। कितना था लोन? कितना था? 2 लाख। 50 का कितना परसेंट? 12%। बुक्स में देखते रहो सवाल को यार, कितना आ रहा है? 6,000 माइनस कर दें 57। तो ये 67,200 क्यों बताया? चलो, तो ये कितना आ रहा है? 51,200। ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाते हैं SOC। सही है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो यहाँ बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस। अब आप मुझे देखो और मुझे एक बात बताओ कि हम लोगों ने अभी जो पूरी इनकम स्टेटमेंट पीछे बनाई है, उसमें जो कंपनी में जो चीजें पड़ी है, क्या वो कोई खास काम आ रही है? उसमें कुछ काम नहीं आता। जो पढ़ा कंपनी में नया, वो SOC बनाना पड़ा है, और इक्विटी का सेक्शन, और बाकी पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट सेम बनती है। सही है जी, बात समझ आई? अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब इक्विटी में आप मुझे देख के बताओ कि क्या क्या है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, और जनरल रिजर्व है। ठीक हो गया, कॉलम्स बना लेते हैं।
ज्यादा बड़ा तो 100 बन भी नहीं रहा सवाल के अंदर। कोई शेयर इशू वगैरह तो नहीं हुआ है ना ड्यूरिंग द ईयर? कुछ भी नहीं है फिर तो 100 में। चले, ओपनिंग बैलेंसेस आपको पता है इसके दिए हुए सवाल में? ट्रायल बैलेंस में ही देगा यार, और कहीं नहीं देगा। अच्छा जी, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस एट स्टार्ट लिखते हैं। बैलेंस एट स्टार्ट। मेरा बेटा मुझे बताओ ओपनिंग कितना था, देख लो अब। अगर प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ दी हुई थी? इक्विटीज ये दी हुई थी, तो मेरे ख्याल से 1,50,000 और 2 लाख। रिकॉर्ड कर लो, 50,000, 2 लाख। रिटेन अर्निंग का कितना दिया हुआ था? 1,300। जनरल रिजर्व का पहले से कितना दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में? जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 40,000। बेटा सब लोग ध्यान दें क्वेश्चन पे, 40,000। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इस साल का नेट प्रॉफिट कितना हुआ? तो वो नेट प्रॉफिट उठा के कहाँ लिख दोगे? 51,200। कोई नया काम नहीं कर रहे आप। फिर उसके बाद आपने डिविडेंड दिए थे। डिविडेंड देने के बारे में एग्जामिनर ने हमसे क्या क्या बातें बोली थी? अच्छा जी, प्रेफरेंस शेयर का पूरा डिविडेंड दिया था हमने, कैलकुलेट कर लिया था ना, वो कितना था? 2 लाख का 16,000। ठीक है, डिविडेंड्स पेड प्रेफरेंस के कितना? 16,000। रिटेन अर्निंग से माइनस कर दे। आगे बताएं। डिविडेंड्स पेड ऑर्डिनरी कितना अमाउंट आया था? कैलकुलेट करा था हमने। ऑर्डिनरी डिविडेंड्स का हम लोगों ने कहाँ कैलकुलेट करा था? ओके, ये रहा। ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड 10,000। तो रिकॉर्ड कर लो यार 10,000। फिर उसके बाद ट्रांसफर जर्नलिज्म में कितना करा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000। यहाँ से माइनस कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। और कुछ हुआ सवाल में? नहीं, तो 100 कंप्लीट हो गई यार आपकी। अब आप निकाल लें बैलेंस साइड ऐड। बैलेंस एट एंड, एंडिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 50,000, 2,60,000 पॉजिटिव। ओके, और ये 60,000। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये होगी सबकी 100। देख ले भाई आपके सामने। इसमें इससे मुश्किल 100 आप बना के आए हो, तो ये कुछ भी नहीं है। बच्चों वाली हरकत कर रहा है। सही है, जिस दिन एग्जामिनर मिले आपने उसको थप्पड़ मारना। आ गया है। टोटल बाद में निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बन जाएगी, 3 कॉलम बना लें क्योंकि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। सिंगल एंट्री का, जब सिंगल एंट्री का टॉपिक था तो दो कॉलम बैलेंस शीट बनवाई मैंने। और वैसे बाकी नॉर्मल सवालों में कितने कॉलम बनवाई है? 3 कॉलम। तो 3 कॉलम ही बनेगी क्योंकि प्रॉपर सेट ऑफ डबल एंट्री रखता है ये बिजनेस। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट, यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे आ जाएंगी नेट बुक वैल्यूज के कॉलम। सबसे पहले हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। पता नहीं मैंने कितनी बैलेंस शीट बनवाई होंगी आप लोगों से यार, आपको याद भी नहीं होंगी, मुझे भी याद नहीं। लेकिन अब भी अगर ये बनाने नहीं आती ना, कलमा पढ़ लो। सबसे पहले प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट नहीं कर रहे मेरे ख्याल से ये। तो 2.5 लाख की कॉस्ट है, और इसको अगर ये डेप्रिशिएट नहीं करते तो पीएफडी ले रहती है। अच्छा जी, ठीक हो गया। फिर क्या था? कंप्यूटर इक्विपमेंट। अब ये कंप्यूटर इक्विपमेंट का कॉस्ट बताओ। 80,000। और उसकी बैलेंस शीट, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो उसकी पीएफडी थी वो कितनी थी? 28। और इस साल कितनी लगी? तो 28 + 13 41 - 80, तो ये 39,000 आ गया। क्लियर? अब ये बातों में मैं रुक रुक के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये मैं बता रहा हूँ। सही है, क्योंकि आप जितने आगे आगे टॉपिक जाओगे तो ये सब ये रट चुका। अब भी नहीं रटा तो फिर मैंने बताया कलमा को। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे आपके पास ऑफिस फिक्चर्स। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस की कॉस्ट 40,000 कॉस्ट। ट्रायल बैलेंस की पीएफडी प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन देखो कितनी कितनी आ रही है।
सब लोग कैलकुलेट करेंगे इसको, कितना? अबे यार ऐसे पता नहीं क्या हो गया, जरा सी चीज कैलकुलेट नहीं हो रही तुम लोगों से यार, कसम खुदा की यार। इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी है? 15,000। इस साल डेप्रिशिएट कितना करा तुम लोगों ने? 8,000। 15 प्लस 8 कर दो। हाँ, 23 माइनस 40 सही हो गया। सारे नॉन करेंट एसेट आ गए, टोटल नॉन करेंट एसेट निकाल लो। टोटल नॉन करंट एसेट 3,06,000 आ गया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट हेडिंग करंट एसेट्स की। करंट एसेट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू पता है आपको? 57,000। ट्रेड रिसीवेबल्स कोई बैडेड नहीं करा सवाल में। 42,000 में से इसकी पीएफडी कितनी थी? चलो यही लिख देते हैं डायरेक्ट, 42,000 लेस, मैं यहाँ पे पीबीडी शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आप कभी भी शॉर्ट नहीं लिखेंगे। कितना था इस साल का? 2100 आया था, माइनस कर दे, नेट कर दे। 39,900 ठीक है। उसके बाद फिर अदर रिसीवेबल्स पे आ जाए, तो अदर रिसीवेबल में कोई प्रीपेड एक्सपेंस था? एक ही था, ऐड कर दें। फिर उसके बाद कैश या बैंक था? कैश था या बैंक था? सही है, बैंक ही हुआ ना वो। फिर कितना? 34 पॉजिटिव था, तो करंट एसेट में शो करेंगे। कितना आ रहा है टोटल? हाँ, ठीक है। टोटल एसेट्स निकाल लो। टोटल एसेट्स कितना आ रहा है? ठीक है। उसके बाद आप आ जाए तो यहाँ पे इक्विटी का पोर्शन बना लेते हैं। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, बस ये कॉलम अलग बनेगा, लेकिन इसमें भी क्या सॉसी बनाई हुई है, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बताओ। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब ये सॉसी के क्लोजिंग बैलेंसेस बताने हैं आपने, तो सॉसी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? हाँ, 50,000 लिख लो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बताओ। दो लाख। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व का बताओ। 60,000। फिर रिटेन अर्निंग का बताओ। 6,500। ये हो गया। टोटल इक्विटी निकाल के बता दो। 31। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है आपके पास कोई? तो लिखने यहाँ पे ऐड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या है? डिबेंचर। कितने का था? 50,000। रिकॉर्ड कर लें 50,000। फिर उसके बाद क्या है? ऐड करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले ट्रेड पेबल्स बताएं। 35। फिर उसके बाद अदर पेबल्स पे आ जाएं। पहले वेजेस 1800 की थी, यहाँ पे डिबेंचर था 3,000 का, जो कि रहता था पे करना, याद है ना सबको? सही है, तो कितना आ गया? 4800। इन चारों या पांचों जो भी वैल्यूज हैं इनको ऐड कर लें। 406,800। तो ये जो हमारा सवाल है, ये हमारे टोटल एसेट्स जो थे हमारे, ये इक्वल बना दिए इसने हमारा शेयर कैपिटल रिजर्व्स को ऐड करने के बाद। सो दिस इज द टोटल कंप्लीट बैलेंस शीट ऑन योर करंट फॉर्मेट एंड तरीकेकार जो भी आपके पास ये मौजूद है। तो इसको देख लें। सबसे पहले आप लोगों ने क्या बनाई? इनकम स्टेटमेंट, बिल्कुल बेसिक। फिर उसके बाद आपने क्या बनाई? आपने इक्विटी बनाई। उसके बाद आप लोगों ने क्या बनाई?
फिर आप लोगों ने एक पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट बनाई। फुल फ्लैश सवाल के अंदर जो नई चीजें थी मैं आपको 180 के अंदर सिखा चुका हूँ। उसके अलावा मुझे बता दो इसके अंदर और क्या कैलकुलेशन थी? वही अक्रूड, वही प्रीपेड, वही डेप्रिसिएशन, वही प्रोविजन, और तो कुछ नहीं है ना। तो आम बिजनेस में यही होगा, देख लो इसको। सब कुछ क्लियर है? ठीक हो गया जी।